तो मैं आप सभी का अपना प्यारा दोस्त रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है विद्रोही एवं राज। इसमें हम 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसकी पूरी घटना को हम समझने वाले हैं। क्या ऐसे कारण थे जिससे कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, है ना। किस तरीके से इसको फैलाया गया पूरे उत्तर भारत में खास करके, और इसके अलावा इस विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, लीडर कौन था जो कि इस विद्रोह को लीड करने लग रहा था, ये विद्रोह क्यों असफल रहा, है ना। उसके बाद हमें लगभग 90 साल और लगे आजादी को पाने में। तो ऐसे क्या कारण थे जिससे कि हमारे विद्रोह जो था वो असफल रहा, अंग्रेजों ने कैसे इस विद्रोह को दबा दिया, इस विद्रोह का दमन कर दिया, इसी के ऊपर आधारित हमारा ये पूरा चैप्टर रहने वाला। तो चैप्टर बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा। चीजें आपको एक एक करके सारी चीजें मैं समझाऊंगा, बस शर्त ही रहेगा कि आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस चैप्टर का भी एनिमेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं और बाकी सारी चीजें तो मैं आपको यहाँ पे समझा ही दूंगा, ठीक है जी। तो चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, है ना। 1857 का आंदोलन, उसका व्याख्यान रहेगा इस चैप्टर में। तो कुछ चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा ताकि और ज्यादा मजा आ जाए आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में, ठीक है जी। चलो फिर शुरू करें। एक बार फायर वाली इमोजी के साथ लिख दो भाई, फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, यस भैया हाँ स्टार्ट करो और एकदम तबाही मचा दो। ऐसा समझाओ कि बिल्कुल हम तबाही मचा दे एग्जाम में इस चैप्टर से, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को ऐसा लिख दे कि बिल्कुल पूरे 8 नंबर का आता है पूरे 8, 3 का आता है पूरे 3 नंबर आपको मिल जाए। तो एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं बल्कि आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है सारी चीजें। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से किस तरीके से हुआ उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए हमें एक इंडिया का मैप बनाना है। एक रफ मैप बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ये मैंने इंडिया का एक रफ मैप बना दिया है और यहाँ पे आप लोगों को जो लोकेशन लेने का है मैं उसकी बात कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको सभी को पता है, इधर आपका नेपाल का लोकेशन है ना जी, इधर आपका बांग्लादेश का लोकेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जगह है, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ ना, यही से इसकी स्टार्टिंग जो जड़ अगर हम देखें ना, आपके बुक में मेरठ छावनी दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर आप इसके जड़ को अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको एक बंगाल में एक छावनी था, ठीक है, जिसको हम बैरकपुर छावनी बोलते हैं, बैरकपुर छावनी, ठीक है। यहां का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है। ब्रिटिश सिपाही में एक सैनिक था मंगल पांडे, ठीक है। तो उस समय क्या था कि ज्यादातर ब्रिटिश सिपाही में हम देखते हैं 1857 के या ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि ज्यादातर जो ब्रिटिश सिपाही की अगर हम बात करें तो उसमें जो भारतीय थे ना, उसमें ज्यादातर मुस्लिम और ब्राह्मण होते थे, ज्यादातर ऊंचे कास्ट के जो थे ब्राह्मण थे वही ज्यादातर इसमें थे। तो मंगल पांडे भी ब्राह्मण था। अब होता क्या है कि एक अफवाह की वजह से पूरे ये जो विद्रोह का जो मेन रीजन रहा, एक अफवाह को माना जाता है, वो है कारतूस वाली घटना, ठीक है। तो मंगल पांडे एक बहुत ही वफादार सिपाही कह दो ब्रिटिश सेना में, लेकिन जब इसको इस बात का पता लगा कि अंग्रेज लोग इसको धोखा दे रहे हैं, इसके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार क्या होता है, मंगल पांडे रास्ते से जा रहा होता है, ठीक है, और उसको एक नीच जाति का व्यक्ति दिखता है, ठीक है। तो वो नीच जाति का व्यक्ति उसको देखता है, तो मतलब गलती से उसे टकरा जाता है, मंगल पांडे से टकरा जाता है, जो थोड़ा नीच जाति का होता है ना। तो मंगल पांडे कहते हैं दूर हट मेरे से, दूर हट जा, तू मेरे को टच करेगा मेरा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा।
तो वो जो नीच जाति का व्यक्ति था उसने उसको बोला कि देख भाई मंगल पांडे, तेरा धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि तू काम करता है ब्रिटिश सेना में, और ब्रिटिश सेना में क्या हो रहा है कि जो अभी जो कारतूस का इस्तेमाल तुम कर रहे हो ना, उस समय क्या हुआ था कि एक नई राइफल मंगवाया था ब्रिटिश जो सैनिक थे, सैनिक के प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल मंगाया गया था। ठीक है, ये राइफल का नाम है 1857 के विद्रोह के दौरान एनफील्ड जो राइफल है उसके इस्तेमाल, मतलब नया नया राइफल मंगाया गया था सैनिकों के इस्तेमाल के लिए। अब इसमें इस्तेमाल होता था कारतूस। क्या इस्तेमाल होता था भाई? कारतूस। ठीक है, अब अफवाह ये थी कि कारतूस के ऊपर, जो कारतूस होता है, देखो कारतूस क्या होता है, जैसे कोई भी राइफल है, बंदूक है, तो उसमें क्या होगा, कारतूस को डाला जाएगा फिर फायर किया जाएगा, है ना। तो कारतूस के ऊपर जो लेप लगा था ना, ऐसा अफवाह फैलाया गया कि कारतूस के ऊपर जो लेप लगाए वो गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया, ऐसी अफवाह थी। ठीक है, तो मंगल पांडे, मैंने क्या बोला कि फिर से स्टोरी पे आ जाते हैं। मंगल पांडे नीच जाति के व्यक्ति से टकराते ही बोला कि भाई देख, तेरे टच करने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि भाई तेरा धर्म, मंगल पांडे को उस नीच जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया कि तेरा धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि तू ब्रिटिश सैनिक में कार्य करता है, ब्रिटिश सिपाही है, और वहां पे अभी जो तुम कारतूस यूज में ला रहे हो ना, उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग में मंगल पांडे इसकी बात को नहीं मानता, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उसको फैक्ट्री में ले जाता है, जहां कारतूस बन रहा होता है ना, उस फैक्ट्री में ले जाता है। उस फैक्ट्री में देखता है कि एक जगह मतलब सूअर की बहुत सारी चर्बियों को उबाला जा रहा है, दूसरी तरफ गायों को काट रखा है, वहां पे गायों की चर्बियों को उबाला जा रहा है। ठीक है, और फिर कारतूस को बनाया जा रहा है। ये बात को जैसे ही मंगल पांडे ने देखा, भाई वो तो पिनक गया एकदम, है ना। पिनक के सीधा गया, अपना जो भी उनका छावनी था वहां पे जाता है, और वहां पे जो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उसको ऑन द स्पॉट शूट कर देता है ना। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि फौजी जो आर्मी का जो कानून है उसके तहत मंगल पांडे को फिर फांसी दे दी जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि सभी लोगों को मतलब एक तरीके से बात फैल जाती है कि अंग्रेजों ने क्या किया, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। ये धर्म की वजह से ही ये जो विद्रोह फैला, उसको एक सैन्य विद्रोह कहा जाता है। सैनिकों ने इस विद्रोह की शुरुआत की थी, और इसीलिए की थी क्योंकि उनके धर्म को अंग्रेजों ने भ्रष्ट कर दिया था, और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाने वाला था। क्योंकि आपको पता है कि गाय को हम हिंदू धर्म में कितना पवित्र मानते हैं, और सूअर जो है उसको इस्लाम धर्म में मतलब उसको बहुत गलत समझा जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म क्या हो जाने वाला था, भ्रष्ट हो जाने वाला था। तो मंगल पांडे को क्या किया जाता है, फांसी दे दिया जाता है ना। पूरे सैनिकों के सामने कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करने के लिए मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन ये विद्रोह की एक चिंगारी जो थी वो कहीं ना कहीं अब आग का रूप लेने वाली थी, और बैरकपुर से ये सीधा पहुंच जाता है कहां, मेरठ। अगर आप यूपी के मैप को देखेंगे, यूपी के मैप को आप देखेंगी तो इधर है मेरठ। ठीक है, तो ये विद्रोह जो है, विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो मेरठ छावनी से होती है। ठीक है, छावनी का मतलब क्या होता है भैया, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को छावनी का मतलब नहीं पता होगा। छावनी एक ऐसा जगह जहां पे सैनिक लोग तैनात रहते हैं, है ना, कैंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये छावनी, मेरठ छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। विद्रोह का डेट क्या बताओगे आप? वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये विद्रोह का जो प्लानिंग रखी गई थी शुरू करने की, वो 30 मई रखी गई थी। 30 मई 1857 को रखी गई थी। लेकिन क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी, अंग्रेजों को पता लग गया था कि भाई हाँ, भारतीय लोग कोई विद्रोह करने वाले हैं, तो इसीलिए इसके लगभग 20 दिन पहले ही 10 मई 1857 को क्या होता है, विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। ये डेट आपको याद रखना है भाई, 10 मई 1857, है ना, को विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। कहां से शुरू हुआ? मेरठ छावनी से शुरू हुआ। किसने शुरू किया भाई इस विद्रोह को? किसने? तो हमारे जो पैदल सैनिक थे, पैदल सिपाहियों ने इस विद्रोह की शुरुआत की, है ना। पैदल सिपाहियों ने शुरुआत किया। फिर इसमें आगे चल के हम देखते हैं कि पैदल सिपाहियों के अलावा जो घुड़सवार सिपाही है ना, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और विद्रोह जो है एक चौतरफा रूप ले लेता है। सैनिकों के साथ साथ जो इनके सगे संबंधी थे, आम नागरिक थे, वो भी इस विद्रोह में शामिल होते चले जा रहे थे, और विद्रोह जो था बहुत तेजी से फैल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, जो विद्रोही है सबसे पहले इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए था हथियार। तो हथियार के लिए इन्होंने क्या किया, है ना, जो सशस्त्र गार है उस पर कब्जा कर लिया। जहां पे हथियार वगैरह थे, गोले बारूद थे, उस पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। और फिर जितने भी अंग्रेजों के महल थे, अंग्रेजों के घर थे,
उस पे आग लगाना शुरू कर दिया, उनके घरों में आग लगाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा निशाना जो जमींदार थे, जमींदारों को बनाया गया और अंग्रेजों को निशाना बनाया गया। और जमींदार को निशाना बनाने के पीछे यही रीजन था कि भाई अंग्रेजों का वो पिट्ठू थे, मतलब उनके आगे पीछे घूमने वाले, कहीं ना कहीं हमेशा उनकी मतलब चापलूसी करते रहते थे। तो जमींदारों को भी बहुत ज्यादा मात्रा में मारा गया। अंग्रेज जहां मिलते वहां पे अंग्रेजों को काट दिया जाता, ठीक है, बंदूक वगैरह से शूट कर देते या फिर तलवार से उनको काट देते। तो इस तरीके से इस विद्रोह की शुरुआत हुई। एक बार दोबारा बताऊंगा, देखो बैरकपुर छावनी, यहाँ पे एक सैनिक था मंगल पांडे, है ना। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि किसी ने विद्रोह की शुरुआत की। फिर इसके बाद ये विद्रोह, क्योंकि इसको फांसी दे दी गई सरेआम सारे सैनिकों के सामने, फिर ये विद्रोह बैरकपुर से कहां पहुंच गया भाई, ये पहुंच गया मेरठ। क्योंकि ज्यादातर बैरकपुर में भी ज्यादातर जो सिपाही थे वो सब यूपी से थे, अवध से थे, है ना, यूपी के ज्यादातर सिपाही थे। तो भाई ये विद्रोह यूपी में ज्यादा तेजी से फैला और इस विद्रोह की शुरुआत भी मेरठ छावनी से माना जाता है। कब हुआ शुरू भाई? 10 मई 1857 में, है ना। किसने शुरू किया? पैदल सैनिकों ने, और फिर बाद में घुड़सवार सिपाही भी जुड़ गए और धीरे धीरे पूरा विद्रोह जो है चौतरफा रूप लेता चला गया। अब देखो इन विद्रोहियों को चाहिए था एक लीडर, क्योंकि बिना लीडर के इस विद्रोह को लीड करना बहुत मुश्किल था। 1857 के विद्रोह को लीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, तो इनको एक लीडर चाहिए था। तो अगले ही दिन हम मतलब उसी रात को निकल जाते हैं और 11 मई को पहुंच जाते हैं कहां? एक मिनट, इसको मैं मिटा ही देता हूं। देखो होता क्या है कि अगले दिन 11 मई को पहुंच जाते हैं। 11 मई 1857 को जो हमारे सिपाही होते हैं, घुड़सवार सिपाहियों का जत्था पहुंच जाता है कहां? दिल्ली पहुंच जाता है। अब दिल्ली क्यों गए भाई? इनको एक लीडर चाहिए था। और उस समय आपको पता है कि अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना, सेकंड थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो बहुत सारे जो सैनिकों का जत्था है वो कहां पहुंच जाता है? मतलब दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है। दिल्ली बहुत सारे जो घुड़सवार सिपाही है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में लाल किला के जो आगे है वो इकट्ठे हो जाते हैं और फटाफट बहुत सारे जो सिपाही होते हैं वो फाटक को फांदते हुए लाल किले के अंदर घुस जाते हैं, है ना। अब एकदम से क्या होता है कि जो बहादुर शाह जफर है वो देखते हैं कि भाई क्या क्या शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था वहां पे। तो बाहर निकल के आते हैं, तो बाहर से आवाज आती है, कुछ सिपाही बोलते हैं कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने क्या किया भाई, हमसे ना जबरदस्ती गाय और सुअर की चर्बी जो लगे हुए जो कारतूस है उसका इस्तेमाल हमसे करवा रहे हैं। तो बहादुर शाह जफर ने ये बात सुनी और एक दबाव भी था उनके ऊपर कि बहुत सारे जो सैनिक थे वो कह रहे थे कि भाई आप हमारे इस विद्रोह का नेतृत्व करो, ठीक है। तो नेतृत्व करने की मांग जब बहादुर शाह जफर से की गई तो वो मतलब ज्यादा सोच समझ नहीं पाए और एकदम से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि हाँ भाई चलो, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। विद्रोह का ऐलान कर दिया उन्होंने और फिर इस विद्रोह की शुरुआत हो गई बहादुर शाह जफर के आशीर्वाद के साथ ही। अरे ये क्या लिख दिया मैंने? जफर ठीक है, जा कर लेना भाई इसको, जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने जब आशीर्वाद दिया तो अब इस विद्रोह को किसके नाम से चलाया जाने लगा भाई? अब इस विद्रोह को बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से चलाया जाने लग गया था। देखो एक तो भाई इन्होंने सोचा कि भाई इनकी एज भी लगभग 82 साल हो चुकी थी भाई, इस समय 82 साल के थे और एज ज्यादा हो चुकी थी। अब अगर जाहिर सी बात है, और इसके अलावा इनको अपना भाई सत्ता भी चाहिए था। अगर इनको भाई जाहिर सी बात है कि अगर ये विद्रोह अगर सक्सेसफुल हो जाता तो जाहिर सी बात है कि इनको फिर से अपनी सत्ता मिल जाती, है ना। तो इस ये भी लालच था और ये भी सोच चुके थे कि भाई 82 साल का तो हो ही गया हूं, कुछ समय बाद ऐसे ही मर जाऊंगा, तो क्यों ना मैं शहादत की मौत मरूं, इस विद्रोह में सैनिकों का साथ दूं और उसके बाद मतलब मेरा भी नाम हो आगे इतिहास के पन्नों पे, ठीक है। कुछ तो काम खास इन्होंने किया नहीं था। तो इस तरीके से इस विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, बहादुर शाह जफर की तरफ से इस विद्रोह को चलाया जाने लग जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो भी स्टोरी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। मंगल पांडे से लेके बहादुर शाह जफर तक की जो पूरी बातें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी, है ना। चलिए बढ़े आगे बढ़े, चलो देखो अगर हम इस विद्रोह की बात करें तो भाई इस विद्रोह को सिर्फ बहादुर शाह जफर ही लीड नहीं कर रहे थे। इस विद्रोह के अनेक लीडर थे, अनेक नेता थे, ठीक है। अनेक नेता थे इस विद्रोह के भाई, एक कोई बंदा जो था वो लीड नहीं कर रहा था। अलग अलग जगह से अलग अलग जो लीडर्स थे
वो इस विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे। जैसे कि वैसे इसके बारे में आपको पूरा एक टॉपिक में आगे दे रखा हूं, तो वहां पे जब टॉपिक आएगा ना तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। चलो एक बार जो आपका पीपीटी मतलब हमारी जो पीडीएफ है, इससे हम चीजों को समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, किस विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई 1857 से होता है, मेरठ छावनी से। सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत कर दी। इस विद्रोह की शुरुआत किसने किया भाई, पैदल सैनिकों ने किया था, और फिर बाद में घुड़सवार जो फौज थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। शहर के आसपास के लोग सिपाहियों से जुड़ने लगे थे, तो आम नागरिक भी इस विद्रोह में शामिल होने लगे, ठीक है। सिपाहियों ने क्या किया, सशस्त्र गांव पे कब्जा कर लिया, क्योंकि हथियार चाहिए थे, गोले बारूद की जरूरत थी, तो इसलिए इन पे कब्जा किया। फिर अंग्रेजों पर निशाना साधा भाई, अंग्रेजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके जो बंगले थे, उनके जो साजो सामान थे, उसको तहस नहस करना शुरू कर दिया, उसको जलाना शुरू कर दिया, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर है, जेल है, अदालत है, डाक खाने है, सरकारी खजाने हैं, इन सभी इमारतों को उन्होंने लूट लिया, तबाही मचा दिया। सारे सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले जो टेलीग्राफ लाइन है उसको भी काट दी गई, ताकि अंग्रेज लोग आपस में बात ना कर सके, हेलो 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 करते रह जाए और मारे जाए, ठीक है जी। तो टेलीग्राफ की जो लाइन थी वो भी काट दी गई। अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था कहां पहुंच गया भाई, दिल्ली की तरफ चल पड़ा। 11 मई को ये जत्था लाल किले के दरवाजे पर पहुंच चुका था, है ना। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नमाज पढ़ के और सहरी खाकर उठे ही थे। नमाज पढ़ के सहरी खाकर उठे थे। ये सुबह सुबह की बात होगी, सुबह सुबह आई थिंक जो रमजान के महीने में सुबह सुबह जो भोजन ग्रहण किया जाता है, शायद उसको बोला जाता है सहरी, है ना। तो वो खा के उठे ही थे, तो उन्होंने देखा कि भाई एकदम से क्या हो रहा है, एकदम से हल्ला गुल्ला हो रहा है भाई दरवाजे के बाहर, लाल किले के दरवाजे के बाहर, है ना। देखो क्या लिखा, सिपाहियों ने कहा कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वह हमसे गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, है ना जी। पूरी कहानी जो मैं आपको अभी समझाया हूं वही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का क्या हो जाने वाला है भाई, धर्म भ्रष्ट हो जाने वाला है। ये बात सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बताया था, ठीक है। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुका था, वहां सारे यूरोपीय लोग मारे गए थे और अमीर लोगों पर भी हमले हो रहे थे। जो जमींदार थे, जो वहां के पैसे वाले, जो पिट्ठू, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, है ना। सिपाहियों की मांग थी कि बादशाह उनको अपना आशीर्वाद दे और इस विद्रोह को कहीं ना कहीं लीड करे। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया, इसको अपना आशीर्वाद दिया और इसको लीड किया। ये विद्रोह अब बहादुर शाह जफर के नाम से चलाया जाने लगा। विद्रोह का धर्रा देखो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट नहीं है। यहां देखो एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक देखोगे, सैन्य विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। सैन्य विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि किस तरीके से विद्रोहियों ने, जो सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, ठीक है। उसके बारे में इस टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा। चलो जी देखो पॉइंट देखो सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकट के साथ, संकट नहीं होगा यहाँ पे, संकेत होगा, संकेत, ठीक है जी, सही कर लेना इसको। तो सिपाहियों ने क्या किया, किसी न किसी संकेत के साथ कार्रवाई शुरू की, है ना। संकेत के माध्यम से लोगों को सूचनाएं दी कि हाँ भाई अब विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि कहीं कहीं शाम के समय तोप के गोले दागे गए, तोप के गोले दाग के इस बात का मतलब सूचना दे दिया गया कि हाँ भाई विद्रोह शुरू हो चुका है। इसके अलावा कहीं कहीं बिगुल बजाया गया। बिगुल समझते हो ना, बिगुल जो रामायण देखा होगा या महाभारत देखा होगा, तो युद्ध में जब जैसे ही राजा महाराजा निकलते हैं तो बिगुल बजता है कि हाँ भाई अब युद्ध की शुरुआत होने वाली है। तो बिगुल बजा के भी विद्रोह का संकेत दिया गया कि हाँ भाई अब विद्रोह हम शुरू कर चुके हैं, सारे आ जाओ जुड़ जाओ सारे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने जला दिए, ठीक है जी। हिंदू और मुसलमानों सब लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की जाने लगी। सभी को एकत्रित करने के लिए, एकता की स्थापना करने के लिए इन सभी भाषाओं में क्या हुआ, अपीलें जारी की जाने लगी लोगों से कि सब बढ़ चढ़ के इस विद्रोह में क्या करे, भाग ले, इस विद्रोह को आगे बढ़ाए। आ रही बात समझ में सबको, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। विद्रोह में आम लोग भी शामिल होने लगे भाई धीरे धीरे, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में साहूकार और अमीरों को भी शिकार बनाया गया, मतलब उनको भी मारा गया। जो साहूकार थे, अमीर लोग थे, जमींदार थे, आपको पता है कि वास्तव में अंग्रेजों से ज्यादा शोषण भारतीय समाज में यही लोग फैला रहे थे, शोषण कर रहे थे लोगों का, क्योंकि किसान
इन लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, इसीलिए इनके ऊपर हमला हुआ था। पिट्ठू का मतलब क्या है? वही चमचे थे, अंग्रेजों के चमचे थे, जो फिरंगी लोग थे उनके चमचे थे, है ना। अमीरों के भी घर लूटे गए भाई, अमीरों के घर भी लूट लिए, जो जमींदार थे, साहूकार थे, उनके घर भी लूट लिए गए। और मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोह की कार्यवाही का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज भाई बिल्कुल, अंग्रेजों ऐसा समझो कि मई जून के महीने में ऐसा हुआ ना कि विद्रोही इतना तेजी से अपना कब्जा स्थापित किया एरियाओं में कि अंग्रेजों को लगा कि अब तो इनका सत्ता खत्म है, अब ये तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बचाने में लगे हुए थे। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, है ना। ताश के किले की तरह बिल्कुल ब्रिटिश राज जो था वो 1857 के दौरान बिखर चुका था। लेकिन फिर भी ये विद्रोह आपको पता है कि असफल रहा था, है ना। उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। देखो आगे एक टॉपिक आता है संचार के माध्यम। मतलब संचार के माध्यम में हम, संचार मतलब क्या होता है आप सभी को पता है कि संचार का मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे भेजा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संचार माध्यम, ठीक है। तो सैनिक लोग भी भाई सूचनाओं का आदान प्रदान तो करते होंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे सूचनाओं को मतलब भेजा जाता होगा। किस तरीके से भेजा जाता था? देखो आओ देखो क्या लिखा है, विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। मतलब कि अलग अलग छावनी के जो सैनिक थे उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छे से उस समय हो रहा था। सिपाही या तो संदेशवाहक, सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। जो संदेशवाहक होते थे या फिर सिपाही होते थे वो खुद एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेडसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था, ठीक है। हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाती थी। मतलब कि जो भी रेजिमेंट है, रेजिमेंट जो है उसके जो अपने देसी अफसर होते थे, जो भारतीय अफसर होते थे, उनकी एक पंचायत बुलाई जाती थी। वहां पे मीटिंग होता था कि भाई किस तरीके से विद्रोह को आगे बढ़ाना है, क्या प्लानिंग हमारी है, उसके बारे में शेयर करते थे एक दूसरे से। और फिर उनका जो मुखिया होता था, मतलब लीडर होता था, वो बाकी सबको बता देता था, है ना। पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। मतलब कि जो पंचायत होता था उसमें सिपाही भी लाइन से खड़े होते थे, वहां पे फिर सूचनाओं को मतलब दिया जाता था लोगों को। और ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ताधर्ता खुद थे भाई, कोई इनको सपोर्ट कहीं और से नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं इस विद्रोह को सिपाही लोग खुद चला रहे थे भाई, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें दे रखा है, कोई खास इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। टॉपिक क्या था हमारा? संचार के माध्यम, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ चुका है, नेता और अनुयायी। इस टॉपिक में आपको क्या समझने को मिलेगा? इस विद्रोह का लीडर कौन था, इस विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, ठीक है, उसके बारे में बताना है आपको इस टॉपिक में। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्रोह तो वैसे मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन दिल्ली से लीड किया किसने? दिल्ली से लीड किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह में शामिल होने की जरूरत क्यों थी? देखो, सारे लीडर के अपने कहीं ना कहीं स्वार्थ थे। कोई भी लीडर, कोई भी इनमें से जो नेता है ना, वो अब एक राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने अपने स्वार्थों के लिए इस विद्रोह में शामिल हुए थे। सारे के सारे स्वार्थी थे और इस वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। देखो, बहादुर शाह जफर की बात करें तो दिल्ली से थे, आप सभी को पता है। दिल्ली से इस विद्रोह को लीड किया। इनके मन में भी लालच था कि अगर ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा तो फिर से मुगल बादशाह बन जाएंगे, पूरा पावर इनके हाथों में होगा। उसके बाद देखो कानपुर से नाना साहिब थे हमारे, इनका पेंशन बंद हो गया था, ठीक है। पेंशन बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, तो भाई विद्रोह में कूद के ही, ठीक है। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनके साथ क्या हुआ था? दत्तकता एक कानून था, ठीक है। दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। इसका मतलब क्या? दत्तकता क्या होता है? दत्तकता का मतलब होता है कि गोद लिए हुए पुत्र को आप राजा बना सकते हो, ऐसा कुछ था, है ना। गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना दत्तकता कहलाता है। अंग्रेजों ने दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि किसी भी राजे का अपना राजा, मतलब अपना पुत्र नहीं होगा ना, तो गोद लेके किसी दूसरे बच्चे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। ऐसा अंग्रेजों ने कानून बना रखा था। और लक्ष्मीबाई की बात करें तो इसका पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, इसका गोद लिया हुआ पुत्र था। लेकिन अंग्रेजों ने जो दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया और झांसी को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था।
तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई भी इस विद्रोह में कूद गई, है ना। बिहार में आरा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ के एक जमींदार थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की बात करें तो इनकी जमीनें छीन ली थी, इनकी जमीनों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो ये यहां से इस विद्रोह को लीड करते हैं। साथ ही साथ आप अगर लखनऊ की बात करेंगे तो बिरजेश कद्र जो है वो नवाब वाजिद अली शाह के बारे में इसी वीडियो में आगे भी मैं बताने वाला हूं। नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे, तो उनके पिता को सत्ता से हटा दिया था, तो इसलिए बिरजेश कद्र कूद गए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बरौत परगने से शाहमल ने क्या किया, इस विद्रोह का लीड किया था, ठीक है। आगे देखो, छोटा नागपुर से सिंधु जो आदिवासी लोग है ना, सिंधु आदिवासी काश्तकार जो थे उनको गोनू ने क्या किया था, संगठित किया था। तो गोनू भी एक लीडर के तौर पे उभर के सामने आता है। इसके अलावा एक और लीडर का नाम आता है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ठीक है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवियों में से एक थे, है ना। और लोग इनको डंका शाह के नाम से भी जानते थे। डंका शाह इनको क्यों कहा जाता था, डंका शाह कहने के पीछे का कारण यह था कि ये जहां भी जाते इस विद्रोह को फैलाने, तो मतलब पालकी में बैठ के जाते थे मेरे ख्याल से, और उनके आगे पीछे ना वो ढोल बजाने वाले होते थे, डंका जिसको बोलते हैं, डंका बजाने वाले, तो डंका बजाते हुए घूमते रहते थे उधर, तो इसीलिए इनको डंका शाह की उपाधि भी दे दी गई मौलाना अहमदुल्लाह शाह को, ठीक है जी। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह में अफवाह और भविष्यवाणियों का क्या योगदान रहा। देखो, विद्रोह के अगर कारण के पीछे आप जाओगे कि भाई ये विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण थे, तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो अफवाहों और भविष्यवाणियों का ही था। अफवाह और भविष्यवाणियों की वजह से ही ये विद्रोह हुआ था, मेन कारण तो यही था। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमारे भारतीय सिपाहियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, इसके बारे में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, है ना। किसानों की स्थिति बद से बदतर कर दिया था इन्होंने, आम नागरिकों की जिंदगी बहुत घटिया लेवल की हो चुकी थी, ठीक है। और सैनिकों के साथ जो बर्ताव है उसके बारे में पूरा टॉपिक आगे, अभी बहुत सारे टॉपिक है विद्रोह के कारण के बारे में, बहुत सारे टॉपिक आगे है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको इस विद्रोह के क्या कारण है वो नहीं बताया। लेकिन अब आगे आप देखेंगे कि विद्रोह के बहुत सारे कारण के बारे में अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, तो वहां पे मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा। अभी आप बस ये समझो कि 1857 के विद्रोह में अफवाह और भविष्यवाणियों का क्या योगदान था। देखो, तो सबसे पहले अफवाह की हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अफवाह आपको पता है कि कारतूस वाली घटना थी, है ना। कारतूस वाली अफवाह क्या थी कि जो एनफील्ड राइफल मंगाया गया, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि जो एनफील्ड राइफल है, उस राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल हो रहा है ना, उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है। अब इससे क्या हो जाने वाला था, हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाने वाला था, ऐसी अफवाह फैला दी गई पूरे उत्तर भारत में, ठीक है। तो इसने क्या किया, और आपको पता ही है कि ज्यादातर जो हमारे ब्रिटिश सिपाही में जो भारतीय सैनिक थे वो या तो हिंदू में ब्राह्मण थे या फिर बहुत सारे मुसलमान थे, और इससे दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाने वाला था। तो इसलिए सैनिकों ने क्या किया, इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। एक दूसरी अफवाह थी आटे वाली घटना। एक आटे वाली घटना भी आप देखेंगे, ये भी अफवाह फैलाई गई थी कि मार्केट में जो अंग्रेजों लोगों के द्वारा जो आटा बिक रहा है, उस समय जो आटा बिक रहा था, उस आटे में गाय और सुअर की हड्डी का चूरा मिला दिया गया है ना। गाय और सुअर की हड्डी का चूरा बना के मिला के फिर मार्केट में बेच रहे। तो इससे भी जाहिर सी बात है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाने वाला था मेरे भाई, ठीक है जी। ये पॉइंट भी समझ गए आप सभी। आगे देखो, आप जरा एक भविष्यवाणी देखते हैं। देखो, एक भविष्यवाणी हुई थी कि प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद, आप सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। लगभग 23 जून के आसपास ही, ठीक है। 23 या 21, यहाँ पे 23 लिखा है, लगभग 23 जून होगा, ठीक है। तो 23 जून 1857 को 1757 में युद्ध हुआ था, और कुछ साधुओं ने भविष्यवाणी कर दी कि इसके 100 साल बाद यानी कि 23 जून 1857 को ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, यह भविष्यवाणी की गई थी। अब इसका 1857 के विद्रोह से क्या लेना देना है। तो देखो हुआ क्या कि ये भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो गई थी पूरे मतलब उत्तर भारत में, पूरे भारत में कह दो कि भाई 23 जून 1857 को भारत हो जाएगा आजाद। लेकिन 23 जून 1857 बहुत ही नजदीक आता जा रहा था, बहुत ही नजदीक,
और उस समय तक अंग्रेजों की जो पकड़ थी ना वो बहुत मजबूत हो चुकी थी भारत में, बहुत ही ज्यादा मजबूत। तो लोगों को लग रहा था कि भाई अगर ये भविष्यवाणी को सही सिद्ध करना है ना तो हमें कुछ करना होगा, बिना कुछ करे भविष्यवाणी सही नहीं होने वाला। और अगर हम विद्रोह कर दे तो क्या पता इस तारीख तक हम आजाद हो जाए, सही में एक भविष्यवाणी सही हो जाए। तो इसीलिए सैनिकों ने क्या किया, 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत कर दी। इससे कुछ समय पहले ही, है ना, लगभग 1-1.5 महीने पहले ही विद्रोह की शुरुआत कर दी इन्होंने। तो ये भी रीजन माना जाता है भाई इस विद्रोह में इस भविष्यवाणी का भी योगदान रहा। और देखो एक ना अफवाह एक चपाती बांटने वाली रिपोर्ट के बारे में भी आपकी बुक में दे रखा है कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता था। चपाती बांटने का मतलब और मकसद आज तक स्पष्ट नहीं है कि चपाती क्यों बांटा जाता था, लेकिन चपाती बांटने के पीछे के कुछ रीजन हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कहीं सैनिक छुपे होंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा होगा, या फिर एक चपाती 5 चपाती ऐसा कोई कोड सूचना कोड के माध्यम से भेजा जाता होगा, कुछ ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इतिहासकार इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ऐसे क्यों होता था, कि ऐसा क्यों किया जाता था। ठीक है जी। तो ऊपर 3 पॉइंट मेन रहेगा आपका। अफवाह और भविष्यवाणियों की बात करें तो कारतूस वाली अफवाह फैलाई गई थी, आटे वाली अफवाह थी, और एक भविष्यवाणी है जो कि प्लासी की युद्ध के 100 वर्ष बाद भारत आजाद हो जाने वाला था, लेकिन आजादी का जो आसार था वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह की शुरुआत कर दी, है ना। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे मेन जो है वो मेंशन करेंगे और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चलो जी, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे। अगला हमारा टॉपिक आता है कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे। अब आप मान लो आपके बारे में या मेरे बारे में कोई अफवाह फैलाई जाएगी, ठीक है, मान लो मेरे बारे में अफवाह फैला दी गई, तो आप आंख बंद करके थोड़ी भी भरोसा कर लोगे उस अफवाह पे। कुछ ऐसा मैं पहले भी करा रहा हूंगा, तभी तो आप उस अफवाह पे विश्वास करोगे। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि मतलब इस महीने ना लगातार मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं इस महीने रोज आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ऐसा कह देता हूं, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, रोज वीडियो नहीं देता आपको, रोज वीडियो बना के नहीं देता, मैं 3 दिन 4 दिन में एक वीडियो बना रहा हूं। तो एक चीज तो मैंने कर दी, एक गलती मैंने क्या किया कि मैंने आपको बोला कि भाई मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैंने किया नहीं, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे महीने मैंने प्रण ले लिया कि मैं इस महीने ना पक्का आप लोगों को रोज एक वीडियो दूंगा। लेकिन किसी बच्चे ने आके अफवाह फैला दी कि यार रोशन भैया ना मैं रोज वीडियो बना रहा हूं, उस महीने में रोज वीडियो बना रहा हूं, लेकिन किसी बच्चे ने अफवाह फैला दी कि अरे यार रोशन भैया ना अब वीडियो बनाते ही नहीं है, ऐसा कुछ। तो आप लोग विश्वास भी कर लोगे। क्यों विश्वास कर लोगे? क्योंकि मैंने पहले ऐसा किया था, मैंने पहले ऐसा किया था कि आपको बोला था कि मैं आपको रोज वीडियो दूंगा, लेकिन दिया नहीं। तो आगे अगर कोई बच्चा अफवाह फैलाता है, मैं रोज काम कर रहा हूं, रोज वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, लेकिन कोई बच्चा जाके अफवाह फैला देता है कि रोशन भाई ना यार रोज वीडियो नहीं डालते, तो आप उसके बातों पे विश्वास भी कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा पहले रोशन भैया ने किया है तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोगों ने भी क्या किया था, लगभग 1820 के आसपास, 1820 के आसपास ना उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए थे, ऐसे कदम उठाए जिससे कि 1857 में जब उनके बारे में कोई भी अफवाह फैलाई जाती थी, कोई भी अफवाह, तो उस पर लोग तुरंत विश्वास कर लेते थे कि हाँ भाई ऐसा वास्तव में अंग्रेज कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे हम अगर अफवाहों में लोग विश्वास क्यों कर रहे थे, इस क्वेश्चन को अगर हम इस क्वेश्चन का हल करना चाहेंगे तो हमें 1820 के दशक में जाना होगा। 1820 के दशक से ही अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाने शुरू किए, और उन कदम की वजह से ही भारत के लोग नाराज हो गए उनसे, और इस वजह से 1857 के विद्रोह में जो भी अफवाहें फैल रही थी इस दौरान 1857 के दौरान, उस पे लोग आंख बंद करके, आम नागरिक आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। चलो जी, तो ऐसे कौन से भाई 1820 के दशक में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए अंग्रेजों ने। देखो 1820 के दशक में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियों की वजह से लोग अफवाहों में विश्वास कर रहे थे, है ना। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भाई, देखो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम याद रखना भाई, बहुत इंपोर्टेंट नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में 1820 के दशक में क्या हुआ, सरकार पश्चिमी शिक्षा का प्रचार कर रही थी भारत में, पश्चिमी विचारों, पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने की कोशिश कर रही थी भाई, है ना। और ये जो नीतियां थी, पश्चिमीकरण की नीति थी, उसको लागू कर रही थी।
खास करके लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में सारी चीजें हो रही थी, पश्चिमीकरण करने की कोशिश कर रहे, हमारे ऊपर पश्चिमी विचार थोपने की कोशिश कर रहे थे, है ना। इससे भारतीय लोग नाखुश होने वाले थे, जाहिर सी बात है। अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवा दिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जिसमें पश्चिमी विचारधारा के बारे में, पश्चिमी विज्ञान और वहां की जो उदार कला है, वहां के जो उदार विचार है, उसके बारे में लोगों को पढ़ाया जा रहा था। इसके अलावा जब अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया। भाई सती प्रथा को हमारे जो समाज में बहुत अच्छा मानते थे, उस समय के समाज में अच्छा माना जाता था सती प्रथा को। सती प्रथा का मतलब आप लोगों को पता होगा कि महिला मर मतलब महिला बोल रहा हूं, पुरुष मर गया, मतलब पति मर गया तो उसके चिता में पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसको हम सती प्रथा बोलते हैं। अब सती प्रथा को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, तो भाई भारत के पुरुष प्रधान समाज नाखुश हो गया अंग्रेजों से कि हमारे देश की इतनी अच्छी प्रथा जो कि इतने लंबे समय से हम चलाते आ रहे हैं, कैसे खत्म कर दिया भाई अंग्रेजों ने, तुमने इसको खत्म कैसे कर दिया, अब देखो तुम्हारी हम वाट लगाएंगे। तो सती प्रथा का भी गुस्सा था। इसके अलावा विधवा विवाह को मंजूरी दे दी। भाई देखो अंग्रेजों ने क्या किया, इसी समय काल में विधवा विवाह को भी मंजूरी दे दी, ठीक है, कि भाई विधवा औरत भी शादी कर सकती है। तो इस वजह से भी पुरुष प्रधान समाज नाराज हो गया हमारा। साथ ही साथ दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। ये तो गलत किया भाई, दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, दत्तकता का मतलब होता है गोद लेना किसी बच्चे को। और झांसी में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का अपना खुद का सगा पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया था। अब गोद लेके अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया कि भाई गोद लिए हुए पुत्र को अब कोई राजा नहीं बना सकता, अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, है ना। तो दत्तकता को अवैध घोषित करके झांसी और सतारा जैसे रियासतों को कब्जे में ले लिया था अंग्रेजों ने, है ना। तो ये ऐसे कदम अंग्रेजों ने उठाए जिसके वजह से लोग फटाक से अंग्रेजों के खिलाफ अरे चुटकी नहीं बज रहा है, हाँ अब बजा, अंग्रेजों के खिलाफ जो भी अफवाहें फैलाई जाती थी उस पर तुरंत विश्वास कर लेते थे आम लोग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अफवाहों में विश्वास करने के कारण के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आओ जरा हम अब अवध में चलते हैं, अवध की बात करते हैं। देखो जी, अवध में विद्रोह, तो इस विद्रोह का जो सबसे व्यापक रूप था वो अवध में देखने को मिलता है। सबसे व्यापक रूप अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो अवध में देखने को मिलता है। देखो अवध की मैं बात करूं तो यूपी, ठीक है, अगर हम भारत के मैप की अगर बात करें तो जो हमारा यूपी का पूरा एरिया जो है उसको हम क्या बोलते थे, अवध बोलते थे, है ना। अवध की जो राजधानी थी लखनऊ थी, है ना। खास करके बीच का पूरा एरिया जो था वो अवध का एरिया कहलाता था। मेन एरिया वैसे बीच का ही था, है ना, यूपी का। तो अवध में सबसे ज्यादा जो विद्रोह का जो सबसे व्यापक रूप हमें देखने को मिलता है वो अवध में ही देखने को मिलता है। ज्यादातर सिपाही जो थे अवध से ही थे, है ना। अब इस विद्रोह मतलब अवध में कैसे कैसे विद्रोह शुरू हुआ, क्या कारण थे, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो 1851 में क्या होता है, लॉर्ड जो हमारे डलहौजी होते हैं उस समय गवर्नर जनरल, 1851 में गवर्नर जनरल कौन होते हैं भाई भारत के, लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। अब इसका मतलब क्या है, गिलास फल यानी कि यहाँ पे गिलास फल से हमारी बात हो रही है चेरी जो बहुत ही कीमती मतलब फल होता है, बहुत महंगा मिलता है भाई। चेरी मैं बेच भी चुका मंडी में जाके, तो काफी महंगा मिलता है। तो चेरी के तौर पे मतलब अवध को देखते हैं, वो चेरी से अवध की तुलना करते हैं और वो कहते हैं कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। मुंह में आ गिरने का मतलब क्या है, मुंह में आ गिरने का मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। ये बात कब कही थी, 1851 में, ठीक है, 1851 में। फिर क्या होता है, इसके 5 साल बाद 1856 में इसको कब्जे में ले लिया जाता है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, इस पर कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। अब देखो इससे काफी साल पहले आप जाओगे 1801 में, तो अवध में क्या हुआ था, अवध के ऊपर सहायक संधि थोप दिया गया था। सहायक संधि क्या है भैया, सहायक संधि क्या है, तो अगर आप डेट को देखो, क्रम अनुसार देखो, तो 1801 में क्या होता है भाई, 1801 में सहायक संधि थोपा गया। 1851 में कहा कि भाई ये गिलास फल, लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। 1856 में क्या हुआ मेरे भाई, 1856 में ये हुआ कि अब अवध को वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया, ठीक है। सहायक संधि के बारे में अभी डिटेल में आगे बताऊंगा मैं, आगे पूरा टॉपिक दे रखा है सहायक संधि के बारे में। देखो तो
यहाँ पे भी थोड़ा सा शॉर्ट में दे रखा है सहायक संधि के बारे में कि इस संधि की शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर देंगे। संधि, सहायक संधि के माध्यम से क्या हुआ कि जो भी हमारे देश के नवाब थे, जो सहायक संधि को मानते थे, वो कहीं ना कहीं पंगु बन जाते थे, उनकी सारी शक्तियां उनसे छीन ली जाती थी और बेवकूफ राजा लालच में आके इस संधियों को मान, ऐसे संधियों को मान लेते थे। तो सहायक संधि से क्या हुआ, नवाब अपनी सेना खत्म कर देते थे, रियासतों में अंग्रेजी जो सैनिक टुकड़ियां है उसको तैनात कर दी जाती थी और दरबार में मौजूदा ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर वो काम करते थे, है ना, कम हो गया यहाँ पे, काम करते थे मतलब पूरी तरीके से पावर सहायक संधि के माध्यम से पूरा पावर नवाबों से, राजाओं से छीन लिया जाता था। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। देखो अवध की जमीन जो थी, अवध अंग्रेजों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, अंग्रेज अवध में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे थे, क्या कारण थे ऐसी? तो अवध में दिलचस्पी लेने का मेन कारण यह था कि यहाँ की जमीन जो है नील की और कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त था भाई, नील और कपास की खेती हो सकती थी और साथ ही साथ इसको उत्तर भारत के प्रमुख बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था मेरे भाई। उत्तर भारत का मतलब बीचों बीच आ जाता है, उत्तर भारत के बिल्कुल बीचों बीच अवध आ जाता था, तो यहां से पूरे उत्तर भारत के बाजार को कंट्रोल किया जा सकता था, उत्तर भारत के प्रमुख बाजार के रूप में इसको विकसित किया जा सकता था। इसलिए भी अंग्रेज लोग अवध में इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। ठीक है, आया समझ में? यहां तक सब कुछ ओके है। अब आ जाओ सहायक संधि। अब हमारा सहायक संधि का टॉपिक शुरू होता है। क्या था सहायक संधि? देखो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। ये जो सहायक संधि का जो मॉडल था ना भाई, ये मॉडल किसने तैयार किया था सहायक संधि का? लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1798 में। 1798 में सहायक संधि को तैयार किया गया था। इसके पूरे मॉडल को तैयार किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तों को मानना होता था। जो अंग्रेजों के साथ इस संधि को मतलब करता था जो राजा या नवाब, तो उसको कुछ बातों को उनको मानना होता था। जैसे कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की से रक्षा करेंगे। मतलब कि मान लो मैं हूं एक राजा या नवाब, मैं हूं एक नवाब तो मैं वैसे हूं ही, तो नवाब हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया कि भाई हाँ चलो मैं सहायक संधि को मानूंगा। तो सबसे पहली शर्त मेरे को क्या, मतलब सबसे पहला काम क्या होगा, अंग्रेज ने मेरे को लालच दिए कि भैया देखो तुम्हें ना रोशन बाबू, नवाब रोशन शाह, क्या बात है नवाब रोशन शाह, तुम्हें ना किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं, ठीक है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है भाई, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बाहरी और आंतरिक जो भी शक्तियां तुम्हें चुनौती देगी काट डालेंगे सबको। तो अंग्रेजों ने लालच दिया नवाबों को कि भाई हर तरीके से रक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। सहायक संधि के तहत सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियां तैनात रहेगी। मतलब कि मेरे क्षेत्र में क्या होगा, मेरे क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी को तैनात कर दिया जाएगा मेरी रक्षा के लिए। मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई, ठीक है अंग्रेजों के पास बंदूक तो वो सब है, मेरी रक्षा उनके हाथों में दे देता हूं, ले लो, ठीक है। तो ये हो गया। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ियों के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। अब ये भी शर्त था कि भाई ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी को मेरे एरिया में तैनात तो कर दिया, लेकिन उसके रख रखाव की जिम्मेदारी मेरी होगी, उसके पूरे खर्चे वर्चे, मेंटेनेंस के जो भी खर्चे होंगे वो मेरे को उठाने होंगे। ये भी शर्त था इसमें। आगे देखो क्या है, सहयोगी पक्ष यानी कि मैं सहयोगी पक्ष हूं, मैंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है। अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। मतलब कि मैं ना भाई ना किसी दूसरे राजा के साथ किसी संधि पर हस्ताक्षर कर सकता हूं और ना ही मैं किसी के साथ युद्ध लड़ सकता हूं। बस घर में बैठूंगा, ठूसूंगा, मौज मारूंगा। तो ये कमजोर नहीं हो जाएंगे भाई, कोई पावर ही नहीं है उनके पास, कुछ नहीं कर सकते। युद्ध के बिना किसी नवाब की क्या ही सकती है, कुछ नहीं, कोई औकात नहीं है ना, कोई संधि नहीं कर सकते, कोई फैसला तुम भारी फैसले नहीं ले सकते, तो क्या ही पावर रह जाएगा। तो सहायक संधि के माध्यम से पूरा पावर छीन लिया गया भारतीय नवाबों से। अब देखो आओ जरा, देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई गली कोई चौराहा ऐसा नहीं था जहां से जाने आलम से बिछड़ने की जुदाई नहीं देखी जा सकती थी। देखो ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक में भी हूबहू ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसमें नवाब वाजिद अली शाह की विदाई की पूरी कहानी है कि किस तरीके से अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भगा देते हैं ये लोग, कलकत्ता भेज देते हैं अंग्रेज लोग, है ना। और इनके ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगा देते हैं, ठीक है, कि भाई ये ना शासन सही से नहीं चला पा रहे हैं
और ये जनता में लोकप्रिय नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने भी आरोप लगाया कि जनता में लोकप्रिय नहीं है, जनता इनको नहीं पसंद करती भाई। कुप्रशासन का आरोप लगा के इनको कलकत्ता निष्कासित कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि बहुत लोग इनको दिल से चाहते थे। इनकी फैन फॉलोइंग उस समय लोगों में बहुत तगड़े लेवल की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब अपने प्यारे लखनऊ को छोड़ के मतलब जा रहे थे रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन तक, तो लोग इनके पीछे रोते रोते हुए आए थे, है ना। बहुत सारे लोग इनके पीछे पीछे कानपुर तक आए थे। देखो लिखा भी है, कानपुर तक इनको छोड़ने गए थे बहुत सारे लोग, है ना। देखो नवाब के हटने के बाद क्या हुआ, मतलब एक कवि ने ये भी लिखा था कि देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई गली कोई चौराहा ऐसा नहीं था जहां से जाने आलम से बिछड़ने की जुदाई नहीं देखी जा सकती थी। तो इसीलिए इस टॉपिक का हेडिंग भी दिया गया है, देश से जान जा चुकी थी, है ना। मतलब नवाब को सब हटा दिया, उनके प्यारे नवाब को हटा दिया, तो बहुत सारे मतलब लोगों को दुख होता है। मतलब हर एक इंसान की आंखों में नमी देखी जा सकती थी, ऐसा वर्णन भी किया जाता है। तो देखो कहीं से भी अगर नवाब को हटाया, किसी एरिया से वहां के फेमस राजा को हटा देते थे, तो इससे क्या होता है, नवाब के हटने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो जाती थी पूरी, है ना। क्योंकि वहां पे ब्रिटिश राज अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाएंगे। जो संगीतकार है, जो नर्तक है, कवि है, कारीगर है, बावर्ची है, नौकर चाकर है, कर्मचारी है ना, उन सबकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाती थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आपका इस टॉपिक में था जो कि खत्म होता है। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में था। एक बार दोबारा बता दूं तो नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। उनको कहां भेज दिया गया? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई कहीं ना कहीं, है ना। इनके ऊपर क्या आरोप लगा दिया? कुप्रशासन का आरोप लगा दिया, और ये भी बता दिया कि ये जनता में लोकप्रिय नहीं है, इनको शासन चलाना नहीं आता। लेकिन वास्तव में ये था कि ये बहुत ही लोकप्रिय शासक थे। जब ये अपने प्यारे लखनऊ को छोड़ के जा रहे थे तो लोग इनके पीछे पीछे कानपुर तक आए थे, कुछ लोग रोते रोते हुए भी आए थे। एक कवि ने क्या लिखा, एक लेखक बोल दो, कवि बोल दो, उन्होंने लिखा कि देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई गली कोई चौराहा ऐसा नहीं था जहां से जाने आलम से बिछड़ने की जुदाई नहीं देखी जा सकती थी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे आप लोगों का खत्म होता है, और ये आज का वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। आगे का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, और उस पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, फायर वाली इमोजी के साथ कमेंट करें कि यस भैया जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट भी लेके आओ, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट भी लेके आ जाऊंगा। तो मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।